Assalamualaikum, Dr. Afshin Akbar here. Students, hope you all are doing well. अच्छा जी, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. नर्वस रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन, चैप्टर 18 है ये. अच्छा, इसमें हमने स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस किया हुआ था एक दिन पहले भी, कि जो सर्कुलेशन की जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन जो है वो न्यूट्रेंट आर्टरीज, उसके बाद जो वो ट्रू कैपिलरीज बने, सिमिलरली इन वेन्स, वेन्यूल्स एंड दे आर फाइनली इन ट्विन कैपिलरीज. इंपॉर्टेंट टर्म्स है वेजो कंस्ट्रक्शन and vasodilation are related with the resistance vessels. These are arterioles. ठीक है, जहां पे भी resistance vessels का नाम हो तो we are talking about arterioles, right? Venoconstruction, venodilation are related with the veins. तो जहां पर भी resistance arteries की बात की जाए कि resistance vessels में ये changes हैं तो we are talking about arteries and arterioles. ठीक है, ये एक important terms थी, आप लोगों को आनी चाहिए. अच्छा, blood vessels की भी innovations है, sympathetic नर्वस सिस्टम से भी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी. सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से नॉरएड्रेनर्जिक फाइबर्स हैं एंड ऑन द ब्लड वेसल्स इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीडिएट वेजोकंस्ट्रक्शन. अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम रिकॉल करें तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा वेजोकंस्ट्रक्शन करवा रहा है. ठीक है, जहां जहां पे सिम्पैथेटिक इनर्वेशन है दे ऑलवेज कॉज वेजोकंस्ट्रक्शन. ठीक है, जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी बॉडी में, अगर सिम्पैथेटिक इनर्वेशन होगी वहां पर तो वो वेजोकंस्ट्रक्शन ही कराएगी. Resistance vessels and the skeletal muscle fibers are innervated by vasodilator fibers. ठीक है, resistance vessels के मतलब है arterioles. ठीक है, and cholinergic sympathetic vasodilator system. अच्छा, इसी innervation के अंदर हम देखते हैं जो innervation है of all the small arterioles allow sympathetic stimulation to increase resistance to the blood flow and thereby decrease the rate of blood flow through the tissues. स्मॉल आर्टरीज और आर्टरियोल्स को सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो वो क्या काम करते हैं, वो रेजिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज करेंगे टू द ब्लड फ्लो, और वहां पर जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा देयर दैट कॉजेस डिक्रीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू, वहां पर ब्लड फ्लो को डिक्रीज करेंगे. इनर्वेशन अगर लार्ज वेसल्स को, पर्टिकुलरली वेन्स को, ठीक है, मेक इट पॉसिबल फॉर सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दीज वेसल्स, क्योंकि ये सारे क्या काम कर रहे हैं, ये वेजो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं. अच्छा जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर हम इनको दोनों को इकट्ठे ही देखें तो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है हार्ट फंक्शन के ऊपर, सिम्पैथेटिक कंट्रोल है ऑफ हार्ट. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल ऑफ हार्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी इफेक्ट टू कंट्रोल द हार्ट रेट बाय द वे ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स टू द हार्ट इन द वेगस नर्व. ठीक है, वेगस नर्व वन ऑफ द क्रैनियल नर्व, जिसका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक एरिया है, क्रैनियल नर्व का सेक्शन है, वहां से वो अराइज होती है, वो डायरेक्ट हार्ट को सप्लाई करती है. यहाँ पर इस डायग्राम में भी आपको वेगस नर्व नजर आएगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा से आ रही है वेगस विच इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व. ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व यहाँ से अपनी जो है वो इनर्वेशन दे रही है टुवर्ड्स हार्ट. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेस मार्क्ड डिक्रीज इन हार्ट रेट, वाइल सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो वो क्या काम करती है, वो इंक्रीज करती है हार्ट रेट को, एंड स्लाइट डिक्रीज इन हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्टिविटी. तो पैरासिम्पैथेटिक क्या है, वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सीन होता है उसके अंदर, तो उसमें सब चीजें जो वो डाउन ज्यादातर आ रही होती है. वो डिपेंड करता है कि फाइबर्स कौन से हैं, अल्फा फाइबर्स है, बीटा फाइबर्स है. ठीक है, अच्छा, सिम्पैथेटिक कंट्रोल ऑफ हार्ट में हम देखते हैं, हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स अक्सर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में सुनने में आएगा: chronotropic effect, dromotropic effect and inotropic effect. What are these? Chronotropic effects means change in the heart rate. If it is positive chronotropic effect, it can cause increase heart rate. If it is negative chronotropic effect, it can cause decrease in heart rate. And next, dromotropic effect. Dromotropic effect में हम क्या बात कर रहे हैं, here we are talking about the rate of conduction through the AV node. ठीक है, कंडक्शन जो पाथवे है एस से एवी परकंजी फाइबर्स, ये उसकी बात कर रहा है कि वहां पे अगर ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन थ्रू एवी नोड. अच्छा, उसके बाद आइनोट्रोपिक इफेक्ट आ जाता है, फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. इफ इट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, इट कैन कॉज इंक्रीज फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. इफ इट इज नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, इट कैन कॉज डिक्रीज फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. राइट, so inhibition of these effects of vagal parasympathetic stimulation, अगर ये sympathetics में है सारे, यहाँ पे अगर parasympathetic vagal आ गए तो इन सारों की inhibition हो जाएगी.
ठीक हो गया। ऑटोनॉमिक इनोवेशन जो है हार्ट की, वो सिंपैथेटिक भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है। सिंपैथेटिक थ्रू वेगस नर्व आ रही है, पैरासिम्पैथेटिक थ्रू वेगस नर्व, एंड सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व्स जो है वो इंक्रीज हार्ट रेट करा रही हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रही हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक मैंने आपको बताया था वो चीज़ों को कम करती है, हार्ट रेट डिक्रीज करेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज करेगी। अच्छा, यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की जो इनर्वेशन है फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा और वेसोमोटर सेंटर इन द मेडुला, वहाँ से सिंपैथेटिक चेन बोथ साइड ऑफ द हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद हमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक चेन मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बिल्कुल रेड डैश लाइंस में नजर आ रहा है, ये वेसोमोटर सेंटर से ये वेगस नर्व की इनर्वेशन है विच इज पैरासिम्पैथेटिक टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी सिंपैथेटिक इनर्वेशन है वो सारी ब्लड वेसल्स को है, ऑल ब्लड वेसल्स, उसमें सारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ठीक है, अगर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखें, वहां से हमें ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस हम देखेंगे, टेम्परेचर रेगुलेशन एरिया भी है, लिम्बिक सिस्टम भी है। फिर हम इसी हाइपोथैलेमस से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे हमें मेडुला नजर आ रहा है, पोन्स नजर आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें रेस्पिरेटरी सेंटर भी नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें जो है सर्कुलेटरी सेंटर भी नजर आ रहा है, हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एरिया भी नजर आ रहा है, हमें यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एरिया भी नजर आ रहा है। ठीक है, सो वेगस न्यूक्लिया यहाँ पे मौजूद है विच इज वेगस नर्व, क्रैनियल नर्व न्यूक्लिया। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज वेसोमोटर सेंटर? हमने ऊपर भी देखा कि जनाब यहाँ पर भी एक वेसोमोटर सेंटर लिखा हुआ है छोटा सा, व्हाट इज दिस? अब वेसोमोटर सेंटर बेसिकली होता है लोकेटेड द बायलैटरली मेनली इन द रेटिकुलर सब्सटेंस of the medulla and the lower third of the pons in an area called vasomotor center. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है vasomotor center की? This center transmits parasympathetic impulses through the vagus nerve to the heart and transmits sympathetic impulses through the spinal cord and peripheral sympathetic nerves to virtually all arteries, arterioles and veins of the body. अब इस वेसोमोटर सेंटर का काम है, ये दोनों तरफ होता है क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा बना हुआ है और लोअर थर्ड ऑफ पोन्स एरिया में बना हुआ, उस एरिया में एक वेसोमोटर सेंटर है। इसका काम ये है कि ये सिंपैथेटिक के जरिए भी इंपल्सेस भेज रहा है ताकि वेगस नर्व के जरिए हार्ट की तरफ हार्ट का रेट कम हो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो। ये सिंपैथेटिक चेन जो बायलैटरल मौजूद है, जो मैंने पहले आपको इस डायग्राम में दिखाई थी, ये सिंपैथेटिक चेन है। यहाँ पर भी ये सिग्नल्स भेजता है वेसोमोटर सेंटर स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्व, जितनी भी आर्टरीज, आर्टरियोल में जितनी भी वेन्स ऑफ द बॉडी, उनको अगर ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करे, दैट मींस इट कैन कॉज इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। सो ये सेंटर है vasomotor center which is located in the medulla and the lower third of bones in the area called vasomotor. ये सेंटर पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस थ्रू वेगस नर्व हार्ट पे भेज रहा है, सिंपैथेटिक इम्पल्सेस थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर थ्रू ऑल द आर्टरीज, आर्टरियोल्स, वेन्स ऑफ द बॉडी, और फिर ये इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम देखें सिंपैथेटिक टोन डिक्रीज हो जाए, ये एरो देख रहे हैं नीचे की तरफ है, सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाए, सिंपैथेटिक टोन इन डिक्रीज होने का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आर एक्टिवेटेड, ऐसा ही है। सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होने का मतलब है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। कल वाला लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो बताया था कि वेसल्स स्ट्रेच करती हैं, मायोजेनिक रिएक्शन था, PO2 इंक्रीज, एंडोथेलियन भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा, ये सारे कंस्ट्रिक्शन कराएंगे, सिंपैथेटिक में कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। पैरासिम्पैथेटिक में आ जाएंगे, इसका मतलब है सिंपैथेटिक टोन जो है वो डिक्रीज है। सो इसमें डायलेशन हो रही है, क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन कम होगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा और वेजोडाइलेट कर जाएगी चीजें। एडिनोसिन रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद हमने देखा कि जनाब ब्रेडिकाइनिन, कैलिड्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे के सारे, हिस्टामिन, एंडोथेलियन 1, ये सारे जब रिलीज हुए हैं तो इन सारों ने क्या काम किया, ये हार्मोनल इफेक्ट्स थे इसके, इन्होंने डायलेशन करवाई है वेसल्स की। ठीक हो गया, ये कल वाले उसमें से एक थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ। अच्छा जी, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ रोस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेडुला।
रॉस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेडुला, ये बेसिकली सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इस एरिया को, ये जो कि वेजोमोटर सेंटर से रिलेटेड है, ये वो एरिया है, इसको ये फैक्टर उसको भी कंट्रोल, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। डायरेक्ट स्टिमुलेशन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, हाइपोक्सिया, तो फौरन जो है ये जो वेजोमोटर सेंटर है या रॉस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेडुला है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्साइटेटरी इनपुट्स इस एरिया को कॉर्टेक्स से आ रही हैं थ्रू हाइपोथैलेमस, और उसके बाद मेसेंसेफेलिक प्रीक्विडिटल ग्रे एरिया, ब्रेन स्टेम रेटिकुलर सिस्टम, पेन पाथवे, सोमैटिक एफरेंट्स, कैरोटिड एंड एओर्टिक केमोरिसेप्टर्स, ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं इसको रॉस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेडुला और वेजोमोटर सेंटर्स को ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उसकी एक्टिविटी को जो है वो चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्टिमुलेशन ये करते हैं। एक्साइटेटरी इनपुट्स इन एरिया से आ रही हैं। इनहिबिटरी इनपुट्स कॉर्टेक्स विया हाइपोथैलेमस, कॉर्डल वेंट्रोलैटरल मेडुला, लंग इन्फ्लेशन एफरेंट्स, कैरोटिड एओर्टिक कार्डियोपल्मोनरी बैरोरिसेप्टर्स, ये इनहिबिटरी इनपुट्स बीच में आ रहे हैं। बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स एओर्टिक आर्क में, ठीक है। उसके बाद कैरोटिड बॉडीज में भी जो है वो बैरोरिसेप्टर्स मौजूद है। बेसिकली ये क्या होते हैं? ये बैरोरिसेप्टर्स जो है ये फौरन सेंस कर लेते हैं चेंज इन द ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, उसको ये जो है वो रेगुलेट करवा रहे हैं। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। What is sympathetic vasoconstrictor tone? Vasoconstrictor area of the vasomotor center transmits signals continuously to sympathetic vasoconstrictor nerve fibers over the entire body. Vasomotor center में जो vasoconstrictor area है वो क्या करता है कि वो अपने सिग्नल्स भेज रहा होता है वेजोकंस्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स, सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स के जरिए सारी बॉडी की तरफ, ठीक है। और वो क्या करता है? वो स्लो फायर करता है दीज फाइबर्स एट द रेट ऑफ अबाउट 1/2 to 2 impulses per second। अब ये जो कंटिन्यू फायरिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं कि जी अगर ये 1/2 to 2 impulses per second भेज रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वेजोमोटर ये सिग्नल्स भेज रहा है, इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टर टोन। एंड दीज impulses normally maintain a partial state of contraction in the blood vessels which is called as vasomotor tone। तो अगर किसी वेसल के अंदर टोन मौजूद है तो वो किसकी वजह से? सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रक्शन फाइबर्स की वजह से, जो कि आ रहे हैं थ्रू वेजोमोटर, और वो 1/2 to 2 impulses per second जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वेसल्स की तरफ। अब हार्ट एक्टिविटी भी वेजोमोटर सेंटर जनाब वो कहता है कि वो भी कंट्रोल कर रहा है। वेजोमोटर सेंटर कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज हार्ट एक्टिविटी, बिल्कुल करता है थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑर्डिनरी इंक्रीजेस व्हेन वेजोकंस्ट्रक्शन अकर। बिल्कुल ठीक बात है, जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। decreases when the vasoconstriction is inhibited, that means we are talking about parasympathetic system। जब parasympathetic activate होगा तो यही चीजें हार्ट की एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एड्रेनल मेडुला से जो रिलीज होते हैं, ये पिछली दफा भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रक्टर ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ये हार्मोन जो है ये रिलीज होंगे एड्रेनल मेडुला से, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द ब्लड वेसल्स यूजुअली टू कॉज वेजोकंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद सिंपैथेटिक वेजोडायलेटर सिस्टम भी है, ठीक है। एक एपिनेफ्रीन आ जाता है, बिल्कुल बेचारा अलग से ही है, उसका काफी जगहों पर तो ऐसा है कि वो सिंपैथेटिक इफेक्ट रखता है और वो वेजोकंस्ट्रक्शन करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्व टू स्केलेटल मसल्स कैरी सिंपैथेटिक वेजोडायलेटर फाइबर्स एज वेल एज कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। जो एपिनेफ्रीन खुद है उसके पास कुछ सिंपैथेटिक वेजोडायलेटर सब्सटेंस फाइबर्स भी हैं, कुछ वेजोकंस्ट्रक्टर फाइबर्स भी हैं, ठीक है। सो वेजोडायलेटर इफेक्ट इज बिलीव्ड टू कॉज बाय एपिनेफ्रिन एक्साइटिंग स्पेसिफिकली बीटा एडिनेर्जिक रिसेप्टर। एपिनेफ्रिन अगर अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी मसल्स पे किसी भी जगह पर तो वो वेजोकंस्ट्रक्शन कराएगी, बीटा एडिनेर्जिक रिसेप्टर्स पे एपिनेफ्रिन एक्ट करेगी तो वो क्या कराएगी? वेजोडायलेशन कराएगी, ठीक है। At the onset of exercise, sympathetic vasodilator system might cause initial vasodilation of the skeletal muscles, और उसके बाद जो है वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और ताकि मसल्स को जो है वो न्यूट्रिशन मिल सके। अब नर्वस कंट्रोल जो है आर्टीरियल प्रेशर का, उसमें चेंजेस अगर आती हैं, चेंजेस इन आर्टीरियल प्रेशर, फॉल हो जाए, आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाए, इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, it can cause increased sympathetic activity and decrease in parasympathetic activity। जाहिर है उससे क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा
हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, और उसके साथ साथ जनाब हम ये भी देखेंगे कि उसमें हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। राइज इन आर्टीरियल प्रेशर, अगर किसी सब्जेक्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी, वो इनहिबिट हो जाएगी, और इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, दैट मींस कि वो ब्लड प्रेशर को बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लेकर आएगा। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम मुझे मिली थी, इसमें हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, अगर हार्ट के ऊपर डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये जो पिछली वाले हमने इस स्लाइड में बात की थी उसको हम इसमें अब वेरीफाई कर रहे हैं। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है हार्ट के ऊपर, इंक्रीज हार्ट रेट है, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। यही सिंपैथेटिक अगर आर्टरीज पे बात करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन एक्ट कर रहा है, तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, ज्यादा कराएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर यही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वेन्स पे आ गए, वीनो कंस्ट्रक्शन कराएगा, वीनस रिटर्न को ज्यादा करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा करेगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा करेगा, और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा करेगा। ये एक इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी डायग्राम है, ये आपको फाइनली बताती है कि सिंपैथेटिक ने क्या हार्ट पे काम करना है, पैरासिम्पैथेटिक ने क्या काम करना है। ठीक हो गया। हम आ जाते हैं बैरोरिसेप्टर्स के ऊपर। यहाँ पे हम बैरोरिसेप्टर्स देखते हैं कि ये हार्ट में हमें देख रहे हैं कि आर्क ऑफ एओर्टा बना हुआ है, ये हार्ट है, ये वेसल्स हैं, कुछ ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, कुछ यहाँ पे आर्क ऑफ एओर्टा जो वो रेस्ट ऑफ द बॉडी को, नीचे की तरफ बॉडी को ये सप्लाई करेगी। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं ये बैरोरिसेप्टर्स हैं, एओर्टिक आर्क बैरोरिसेप्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, बैरोरिसेप्टर का काम क्या है, बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, ये कंट्रोल करता है आर्टीरियल प्रेशर को विद इन सेकेंड्स। जैसे ही ब्लड प्रेशर में चेंज आएगा विद इन सेकेंड्स, अगर ज्यादा होगा उसको बैक टूवर्ड नॉर्मल लाएगा, अगर कम होगा उसको बैक टूवर्ड नॉर्मल लाएगा। सो ये होते कहाँ पर है बैरोरिसेप्टर्स, हाई प्रेशर लार्ज सिस्टेमिक आर्टरीज, तो ये हाई प्रेशर एरियाज हैं, आर्क ऑफ एओर्टा और उसके साथ साथ जो ये कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनस एंड आर्क ऑफ एओर्टा। बैरोरिसेप्टर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड इन प्रेशर बिटवीन 50 और 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर ब्लड प्रेशर इतना होगा तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्ड मोर रैपिडली, ये करेंगे बहुत मामूली, लेकिन यहाँ पे बहुत रैपिडली रेस्पॉन्स करेंगे व्हेन द प्रेशर बिटवीन और अबव 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्यों रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे ये 50 और 60 पे, यहाँ पे कोई और सिस्टम्स आएंगे बॉडी के, वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बैरोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड मोर रैपिडली टू चेंजिंग प्रेशर देन टू स्टेशनरी प्रेशर। जो स्टेशनरी प्रेशर होता है, जो एक मुसलसल रहता है, उससे बैरोरिसेप्टर काम नहीं कर रहा। ठीक है, बैरोरिसेप्टर जो है अगर ब्लड प्रेशर 50 टू 60 मिलीमीटर मर्करी काम नहीं करेगा, यहाँ पे कोई और सिस्टम्स आके काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 60 और 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, ये फौरन रैपिडली रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स ऑपरेट एट हायर लेवल 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये फौरन इस लेवल पे आके ये दूसरे भी काम करना शुरू कर देंगे, एओर्टिक भी करेगा। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को देखते हैं हम कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर राइज है ब्लड प्रेशर के अंदर तो कैरोटिड आर्टरीज और आर्क ऑफ एओर्टा, ठीक है, आर्क ऑफ एओर्टा, बैरोरिसेप्टर इंपल्सेस जो है ना ट्रांसमिट होती है थ्रू हियरिंग्स नर्व्स और टू द ग्लोसोफेरेंजियल। ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, बहुत सारी क्रैनियल नर्व्स होती है, हमारे पास 12 क्रैनियल नर्व्स हैं, वन ऑफ दिस ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, एंड वेगस नर्व। अब ये होता है क्या कि वेगस ग्लोसोफेरेंजियल से एक हियरिंग नर्व भी निकलती है। ठीक है, उसकी भी एक डायग्राम आपको दिखा देती हूँ मैं, शायद पीछे हो इसमें, ये हेयरिंग नर्व नजर आ रही है, ये ग्लोसोफेरेंजियल है, फिर यहाँ से ये हेयरिंग नर्व आ रही है, ये यहाँ पे आके जो है इसको सप्लाई कर रही है। ठीक हो गया, वेगस नर्व तो है अपनी जगह पे, एक ग्लोसोफेरेंजियल भी आती है विच इज आई थिंक 10th cranial nerve। ठीक है जनाब, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कैरोटिड एंड एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स जो है वो स्ट्रेच हुए, ज्यादा प्रेशर ज्यादा था, उन्होंने इंपल्सेस ट्रांसमिट की थ्रू हियरिंग नर्व की, ग्लोसोफेरेंजियल एंड थ्रू वेगस टू ट्रैक्टस सॉलिटैरिस। ये क्या गए हैं, ये इंपल्सेस गए हैं। ठीक है, उन्होंने फौरन क्या किया है, ये इनहिबिशन किया है वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया का इन द ब्रेन, इन द मेडुला,
फिर उसके बाद वेजोडाइलेशन हो गई है वेन्स की भी और आर्ट्रियोल्स की भी, ये पैरासिम्पैथेटिक ने काम किया है, क्योंकि आर्टियल प्रेशर ज्यादा था ना, तो अब पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा और इनहिबिशन हो जाएगी वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया की, दैट मींस इनहिबिशन हो जाएगी सिम्पैथेटिक एरिया की, ठीक है। अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन स्टार्ट हो गई, डिक्रीज हार्ट रेट and the force of contraction, decrease in cardiac output and the peripheral resistance, finally decrease in arterial pressure. So this is basically a baroreceptor reflex और इसे हम कहते हैं ये flow chart है baroreceptor reflex का, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है बैरोरेसेप्टर्स की, क्योंकि बैरोरेसेप्टर्स हमने बात की थी कि ये बिल्कुल कैरोटिड्स में भी मौजूद हैं, तो अगर हेड एंड नेक की जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो ये आर्टीरियल प्रेशर फॉल करता है हेड एंड नेक रीजन में फॉल व्हेन देयर इज एन चेंज इन पोस्चर लीडिंग टू अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अगर तो कोई प्रॉब्लम है नेक रीजन में और उसकी पोस्चर में कोई चेंज आया तो यहाँ पे सब्जेक्ट को अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहीं से इन्हीं आर्टरी से कैरोटिड से ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। बैरोरेसेप्टर रिस्पॉन्ड विद इन सेकेंड्स टू ब्रिंग आर्टीरियल प्रेशर टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और ये बिल्कुल मिनट टू मिनट जो है ना वो वेरिएशन आर्टीरियल प्रेशर के अंदर लेके आ रहा होता है, अबाउट 1/3 दैट व्हिच वुड अकर विद द बैरोरेसेप्टर सिस्टम नॉट प्रेजेंट। ये बिल्कुल उस वक्त काम कर रहा होता है मिनट टू मिनट की, कोई भी उसके अंदर चेंज आए तो उसको फौरन जो वो रेस्पॉन्स करे। सो बैरोरेसेप्टर्स को हम कहते हैं वर्क एज अ प्रेशर बफर, प्रेशर ज्यादा हो ये फौरन काम करना शुरू कर देगा। बैरोरेसेप्टर का क्या रोल है कि ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल भी करे। Baroreceptor to reset in 1 to 2 days to the pressure level to which they are exposed. अगर 2 दिन तक भी कोई ब्लड प्रेशर जो है उसको ये एक्सपोज रहा, उस प्रेशर में चेंज रही, तो ये उस वक्त भी काम करेगा। Prolonged increase in arterial pressure will cause decreased renal sympathetic activity, resulting in increased excretion of salt and water, sodium and water, followed by decrease in arterial pressure. होता क्या है कि एक तो बैरोरेसेप्टर 101 से 2 दिन तक प्रेशर लेवल में अगर चेंज हो, उसको एक्सपोज हो, तो उसको एक तो वो काम करेगा। दूसरा ये क्या काम करता है, अगर किसी सब्जेक्ट का आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है तो क्या होता है कि किडनी की तरफ जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है। जब किडनी की तरफ सिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो किडनी क्या काम करती है, वो सोडियम को बाहर फेंक देगी यूरिन के जरिए, बहुत सारा पानी भी उठा के उसने बाहर निकाल देना है, फॉलोड बाय डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर। सो जो अगर किडनी का ये काम कि वो एक्सक्रीट करे सोडियम, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोयूरेसिस। अगर वो सिर्फ पानी बाहर निकाल रही है, एक्सक्रीट आउट कर रही है, विच इज कॉल्ड एज डायूरेसिस। So when there is increase in arterial pressure, prolonged increase in arterial pressure, decrease in renal sympathetic activity that causes natriuresis, diuresis, and that may leads to decrease in arterial pressure. ठीक है? कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं कुछ कैरोटिड बॉडीज के अंदर, बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर, एओर्टिक बॉडीज में भी एडजेसेंट टू द एओर्टा। पहले हमने बात की कि वहाँ पे बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ये कीमोरिसेप्टर्स जो कंट्रोल करते हैं आर्टीरियल प्रेशर को व्हेन इट फॉल्स बिलो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये 80 मिलीमीटर मर्करी से थोड़ा सा कम होगा ब्लड प्रेशर, तो फौरन ये काम करना शुरू कर देंगे। तो ये it is at the lower pressure that this reflex become important. जब lower pressures होंगे ये reflex काम करना शुरू कर देगा। कीमोरिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स को, लाइक ऑक्सीजन कम हो गई ये रिस्पॉन्ड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई ये रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, हाइड्रोजन ज्यादा हो गई ये रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। कीमोरिसेप्टर्स बेसिकली एक्साइट करें उसी हियरिंग नर्व को, which is the branch of this glossopharyngeal nerve, and the vagus nerve, and impulses go to the vasomotor center of the brainstem. ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन कम हुई सेंसिटिव हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ज्यादा हो गई ये सेंसिटिव हो गए, उन्होंने फौरी तौर पे जाके सिग्नल्स जो है वो दिए किसको, हेयरिंग नर्व के जरिए वेजोमोटर सेंटर को, और उसको एक्साइट हुआ, एंड दिस एलिवेट्स द आर्टिरियल प्रेशर बैक टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। एट्रियल एंड पल्मोनरी आर्टरी रिफ्लेक्स, एट्री और पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो कंटेन करता है लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं उसके पास, मिनिमाइज चेंज इन आर्टीरियल प्रेशर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम। ये इलिसिट करता है एक रिफ्लेक्स पैरेलल टू द बिल्कुल बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स ही होता है, राइज इन द ब्लड वॉल्यूम दैट लीड टू स्मॉल राइज इन द प्रेशर। अब देखें ये भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही है, इन्होंने जरा भी इसके अंदर चेंज देखा फौरन रिस्पॉन्स किया और वॉल्यूम को भी ज्यादा किया और स्मॉल राइज इन प्रेशर भी हुआ। लो ऑक्सीजन लेवल जो है वो वेजोडाइलेशन तो करवाएगा, लेकिन ये फौरन जो है ये उसको ब्लड प्रेशर को बैक टूवर्ड्स नॉर्मल करेंगे। पहले तो फ्लो बढ़ेगा ना उस जगह पर, उसके बाद ये फ्लो बढ़ने के बाद वो ब्लड प्रेशर को वापस बैक करेंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है ना किसी भी जगह पर कुछ मिनट्स के लिए रहता है, उसके बाद वो बैक टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है।
एट्रियल रिफ्लेक्स एक्टिवेटिंग किडनी वॉल्यूम रिफ्लेक्स, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है अगर, स्ट्रेचुअल रिसेप्टर्स इन द एट्रिया हार्ट के अंदर, रिफ्लेक्स डायलेशन हुई एफरेंट आर्ट्रियोल्स ऑफ द किडनी, किडनी के अंदर हम देखेंगे दो तरह के आर्ट्रियोल्स होते हैं, एक एफरेंट होते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं, उसकी डायलेशन होना शुरू हो गई, डिक्रीज रेजिस्टेंस आया जा रहा है, अगर वो डायलेट हो गई हैं तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स की, increase renal plasma flow, increase glomerular capillary pressure, increase GFR and increase fluid loss from the kidney. अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया है तब भी किडनी ने, एट्रिया ने उसके रिसेप्टर स्ट्रेच कर देने हैं, एफरेंट आर्टरी उसको डायलेट करना है, किडनी का जीएफआर ज्यादा करना है, प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा करना है, और बेसिकली काम क्या करना है, गेट रिड ऑफ दिस एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द किडनी। ठीक है, increase blood volume, stretch receptors atria, decrease secretion of ADH. ADH कहाँ से रिलीज होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन which is also called as vasopressin from the hypothalamus. hypothalamus से बन के ये आ जाता है posterior pituitary, posterior pituitary से ये रिलीज होता है, ब्लड में जाएगा। बेसिकली ये क्या काम करता है, ये वाटर को रीअब्सॉर्ब, अगर इसकी डिक्रीज सिक्रीशन है, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वापोरेंस, ऐसे चैनल्स जो के वाटर को जो है वो रीअब्सॉर्ब करा तो सारी चीजें कम हो जाएंगी। सो डिक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी, क्योंकि एडीएच ही नहीं है जिससे पानी को रीअब्सॉर्ब कराना है, उसके चैनल्स कम हो गए, सो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी एंड इंक्रीज लॉस ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम किडनी। ठीक है, अगेन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हुए, एट्रियल नेट्री पेप्टाइड एक हार्मोन है, ये रिलीज होगा फ्रॉम द एट्रियल मसल, स्मॉल इंक्रीज इन जीएफआर, डिक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड लॉस ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो बहुत सारे एट्रिया ने भी काम किया है पानी को बाहर निकालने के लिए, हम एट्रियल रिफ्लेक्स है, पल्मोनरी रिफ्लेक्स है, और ये सारे के सारे जो है ये क्या काम कर रहे हैं कि इस रिफ्लेक्स के जरिए ये वाटर को, एक्सेस वाटर को बाहर की तरफ थ्रो आउट कर रहे हैं। ठीक है, atrial reflex is controlling the heart rate, increase in blood volume and increase in arterial pressure, increase in heart rate 75% due to direct effect है इसका, stretch करता है ये sinus node को and 15% increase कर रहा है heart rate को। सबसे important एक और है कि ये reflexes में हम discuss कर रहे हैं, vein bridge reflex भी है। ठीक है, 40 to 60% इंक्रीज इसमें रिफ्लेक्स में ये हार्ट रेट इंक्रीज होता है। बेसिकली कैसे होता है, स्ट्रेच होता है एट्रियल रिसेप्टर्स का, एफरेंट इम्पल्सेस वहां से वेगस नर्व्स के थ्रू जा रही है मेडुला की तरफ, इफरेंट इम्पल्सेस विल गो बैक विया द वेगस एंड सिंपैथेटिक, इंक्रीज इन हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये सारे के सारे इसकी वेन ब्रिज रिफ्लेक्स की वजह से कि एट्रिया स्ट्रेचुअस के रिसेप्टर्स ये इम्पल्सेस गई एफरेंट के जरिए विया वेगस टू मेडुला, इफरेंट के जरिए वापस आ गई थ्रू वेगस एंड सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक से आई तो उन्होंने क्या काम किया, हार्ट रेट इंक्रीज कराया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कराया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि क्यों वेन ब्रिज रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, कि प्रिवेंट करता है डैमिंग ऑफ ब्लड इन द वेन्स, आर्टरी एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, वहां पे ब्लड जमा ना हो जाए, ये चलता ही रहे, ये सर्कुलेट करता रहे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इस्कीमिक रिस्पॉन्स, एक्ट एज एन इमरजेंसी प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और इस्कीमिक रिस्पॉन्स है, एक्टिव व्हेन द प्रेशर फॉल्स बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मैक्सिमली ये एक्टिव कब होता है, व्हेन द प्रेशर इज 20 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मैंने आपसे कहा था कि जी बैरोरिसेप्टर कुछ लेवल पे काम कर रहा है, कि जी वो कहता है कि जी 60 और 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे होगा तो मैं काम करूंगा, लेकिन मैंने कहा था आपको ये भी समझाया था कि कुछ और सिस्टम्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो हियर द सब मोस्ट इंपॉर्टेंट central nervous system ischemic response is active, maximally active when the pressure is 20 to 30 millimeter of mercury, right? Act is an emergency pressure control that acts rapidly and very powerfully to prevent the further decrease in arterial pressure whenever the blood flow to the brain decreases dangerously close to the lethal level. इस हद तक ब्लड प्रेशर गिर जाए कि उसे लगे कि जी ब्रेन की तरफ अब जो है वो ब्लड जा ही नहीं रहा, उस वक्त आके ये काम करता है बिल्कुल लास्ट पे। तो इस कंट्रोल सिस्टम हम कहते हैं लास्ट डिच प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लास्ट डिच प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रेस्पॉन्स। इट एक्ट ऑन maximally active when the blood pressure is at the level of 20 to 30 millimeter of mercury. ये एक्टिव तो 60 पे हो जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम एक्टिव हो जाता है 20 to 30. That's why it is called as last ditch pressure control system. ठीक है, अच्छा जी इसको भी छोड़ें। कुशिंग रिएक्शन,
Type of CNS ischemic response when the pressure of CSF increases and becomes equal to arterial pressure. अगर जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो जाए, बिल्कुल ब्लड प्रेशर के इक्वल होना शुरू हो जाए, तो ब्रेन एज वेल एज इट्स आर्टरीज आर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाए क्योंकि उसका ये तो प्रेशर ही नहीं था. तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज कट ऑफ. CNS ischemic response is initiated. यहाँ पे CNS का ischemic response initiate हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कुशिंग रिएक्शन भी आगे कह रहे हैं. अच्छा जी, ये arterial pressure increase and becomes more than pressure in the CSF. Blood will start flowing in the arteries and ischemia of the brain is relieved. होता क्या है कि आर्टीरियल प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा और, ठीक है, एंड बिकम मोर देन द प्रेशर इन द सीएसएफ. पहले क्या था कि आर्टीरियल प्रेशर और सीएसएफ का प्रेशर इक्वल था, लेकिन ये क्या करेगा, बाकी की बॉडी की जो आर्टीरियल प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, उसको ज्यादा कर देगा एज कम्पेयर टू सीएसएफ. उसकी वजह से होगा क्या कि ब्रेन की तरफ जो वो ब्लड फ्लो इजीली चल सकेगा, इजीली फ्लो करेगा, क्योंकि वहां पर जब ये इक्वल थे तो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई तो कट ऑफ हो गई थी, ठीक है. सो द इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन इज रिलीव्ड एंड कुशिंग रिएक्शन प्रोटेक्ट्स वाइटल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन. ये बात समझ आ गई है. जब भी सीएसएफ का प्रेशर आर्टीरियल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज कट ऑफ एंड सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस इज इनिशिएटेड. इसकी वजह से होगा क्या कि आर्टीरियल प्रेशर फौरी तौर पे बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सीएसएफ प्रेशर. उसकी वजह से होगा क्या कि जो ब्लड जो फ्लो है वो स्टार्ट फ्लोइंग इन द आर्टरीज एंड इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन इज रिलीव्ड. सो ये कुशिंग रिएक्शन था उसके लिए, ताकि वाइटल सेंटर जो ब्रेन के थे वो प्रोटेक्ट हो सके. स्केलेटल मसल का भी रोल है कंट्रोलिंग द आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है. एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स भी है. व्हेन द baroreceptors and chemoreceptors are excited, signal simultaneously to the nerves of skeletal muscle contract कर रहा है, ठीक है. कंप्रेसिंग venous reservoirs of the abdomen. जितने भी स्केलेटल मसल है एब्डोमेन में भी थ्रू आउट द बॉडी मौजूद है. ये क्या काम करते हैं कि वीनस रिजर्वोयर्स को जो है ये कंप्रेस कर रहे हैं. मोर ब्लड इज अवेलेबल for the heart to pump, ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड को ले जाएंगे towards heart. Increase cardiac output, increase arterial pressure, and similar effect are seen when the muscle contract while exercising. जिस तक एक सब्जेक्ट एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइजिंग बॉडी, उस वक्त ये होता है कि सारे जिस्म से ब्लड इकट्ठा होकर चला जाता है towards heart, ताकि उस वक्त जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो और आर्टीरियल प्रेशर जो है वो मेंटेन हो. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन भी आर्टीरियल प्रेशर के अंदर चेंजेस आ रही है. व्हेन द पर्सन इंस्पायर्स, इंस्पायरेशन कर रहा है, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीजेस. व्हेन द पर्सन एक्सपायरेशन, बाहर हवा खारिज कर रहा है, तो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. इंस्पायरेशन में डिक्रीज एंड एक्सपिरेशन में ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. सिंपैथेटिक एक्टिवेशन increases sodium reabsorption by the kidneys. Sympathetic काम ये कर रहा है. Activation of alpha adrenergic receptors. अगर अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है उसकी एक्टिवेशन होना शुरू हो जाए तो इंक्रीज सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, थिक असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में, डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी में सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी भी जमा हो जाएगा. किडनी जो है वो सोडियम को भी एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगी, वाटर को भी डाल देगी, ठीक है. कंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टरियोल्स, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रीनल आर्टरियोल्स भी है. अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है वो इंक्रीज करिए ना सोडियम और रीअब्जॉर्प्शन को, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को, ठीक है. जीएफआर कम हो जाएगा. डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम वाटर. जाहिर है जब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है तो एक्सक्रीशन तो डिक्रीज ही होगी. और ऑल दीज सिस्टम्स कैन स्टिमुलेट द रेनिन रिलीज एंड एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन फॉर्मेशन. जब ये सारी एक्टिविटी होगी कि बहुत ज्यादा सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो गया है, जीएफआर कम हो रहा है और एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और वाटर कम हुई है, तो फॉरन रेनिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन भी होगी. हम लॉन्ग टर्म कंट्रोल देखते हैं आर्टीरियल प्रेशर का. किस तरह से किडनी जो है, क्या किडनी का रोल है कंट्रोलिंग द आर्टीरियल प्रेशर. उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली 2 मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, 2 मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और प्रेशर नेट्रोयूरेसिस एंड डायूरेसिस. नेट्रोयूरेसिस आपको रिकॉल हो गया होगा कि अगर सोडियम बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो उसे नेट्रोयूरेसिस कहेंगे, अगर सिर्फ वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो वो डायूरेसिस कहलाएगा, ठीक है.
अब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं. इफ देयर इज अ फॉल इन द आर्टीरियल प्रेशर, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ब्लड प्रेशर गिर गया है, कम हो गया, हो सकता है एक्सेसिव वॉमिटिंग्स कर दी हो सकता है कि उसने बहुत गलती से कोई दवाइयां खा ली हो सकता है वो कोई ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मरीज हो और उसका ब्लड प्रेशर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड और इस तरह की चीजें ना ली हो तो उसका बीपी गिर गया हो. बहुत सारी रीजन हो सकती हैं. ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हो सकता है ब्लड प्रेशर कम हो गया. व्हेन देयर इज इन फॉल इन आर्टीरियल प्रेशर, फॉल इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ग्लोमेरुलस है, कैपिलरी है बनी हुई इसकी किडनी के अंदर, जो ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर बनी हुई है, उसका भी प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आर्टीरियल प्रेशर कम है. जीएफआर कम हो जाएगा. ग्लोमेरुलर से जो पानी फिल्टर होकर किडनी में यूरिन बना के बाहर निकाल रहा है ना, वो प्रेशर कम हो जाएगा. जीएफआर होगा नहीं इतना ज्यादा. So decrease in sodium and chloride in the macula densa. Macula densa भी एक एरिया है इसी नेफ्रॉन के अंदर ही. वो सेंस करता है ना जब सोडियम और क्लोराइड को, तो वो शांत खामोशी से बैठा रहता है. लेकिन जब वो सेंस करेगा ना कि इसे मैकुला डेंसा को सोडियम क्लोराइड मिला नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करना शुरू कर देता है, वहां पे एक एंजाइम होता है, ये रेनिन और हार्मोन होता है, ये फौरन उसको एक्टिवेट कर देता है. मतलब वो पहले एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रो रेनिन के फॉर्म में मौजूद होता है, उसको एक्टिव कर देता है, उसको रेनिन बना देता है. ठीक है, रेनिन बना के वो क्या करता है, रेनिन वहीं पे मौजूद दूसरा एंजियोटेंसिन जिन को कन्वर्ट कराता है इनटू एंजियोटेंसिन 1 को. ठीक है, ये भी किडनी से रिलीज हो रहा है एंजियोटेंसिन 1, वो वहीं पे इसको कन्वर्ट करा रहा है. एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द लंग्स. ये किडनी से निकले सर्कुलेशन के थ्रू एंजियोटेंसिन 1 पहुंच गया लंग्स में, वहां पे ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया. लेकिन ये लंग्स के साथ साथ किडनी में भी कन्वर्ट हो जाता है, उधर भी पहुंचा, ब्लड वेसल में पहुंचा. ठीक है, थ्रू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. तो बेसिकली हुआ क्या कि आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया, किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए है वो फिल्टर नहीं, प्लाज्मा नहीं मिला, तो वहां पे रेनिन रिलीज किया. रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट किया एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 1 को. एंजियोटेंसिन भागता हुआ हर जगह पे गया, लंग्स में गया, किडनी में गया, ब्लड वेसल्स में गया. वहां पे ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम था, उसने उसको फौरन जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराया. एंजियोटेंसिन 2 अब क्या चीज है, एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर. ठीक है, causing retention of sodium and water by the kidney. ठीक है, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है ना सुभान, causing retention of sodium and water by the kidney, को पता है एक्चुअली, and powerful stimulator of aldosterone secretion. Once there is activation of angiotensin 2 which can cause powerful vasoconstriction and leads to retention of sodium and water by the kidneys, powerful stimulator of aldosterone secretion is here. Decrease arterial pressure, renin release हुआ किडनी से. रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजिन जो है उससे कन्वर्ट कराया, एंजियोटेंसिन 1 आया. एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में. एंजियोटेंसिन 2 क्या था, ये इसने रीनल की सॉल्ट एंड वाटर को रिटेन कराया, वेजोकंस्ट्रक्शन कराई, एंड हियर इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर. सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का काम क्या है कि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा रहा है. ठीक है, अब हुआ क्या, एंजियोटेंसिन 2 ने वेजोकंस्ट्रक्शन कराई, सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब कराया और एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज कराया. एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है जनाब, ये भी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है. और अगर ये रिलीज हो गया तो ये क्या काम कराता है, ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराता है. तो ये सारे मिलके काम करते हैं जिसे हम कहते हैं ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ठीक हो गया, ये भी हो गया. एंजियोटेंसिन 2 ने जो काम किया, स्टिमुलेट किया सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को, उसके बाद इट टेक्स आवर्स एंड डेज टू प्ले इट्स एक्चुअल रोल. काम तो पहले भी कर देता है लेकिन असल में ये फिर उसको बहुत ही जो है वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है. स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन व्हिच इन टर्न इंक्रीज सोडियम रीअब्सॉर्प्शन. ठीक है, ये किडनी बनी हुई है जिसकी हमने, उसका नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, एक छोटा सा एक उसका जो है वो पार्ट है, सेल है उसका. ठीक है,
एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स है। जब भी किडनी से फ्लूइड फिल्टर होता है तो एफरेंट से इंटर होता है, प्लाज्मा आता है और यहाँ से फिल्टर होता है, मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है, ये फिल्टर होकर इधर जाता है। बाकी का जो बकाया होता है ना, जैसे क्योंकि ब्लड और प्लाज्मा फिल्टर कर रहा होता है, उसमें सेल्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, ये सारे यहाँ से निकल के फिर सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से जो फ्लूइड फिल्टर होके आ रहा होता है ना, वो यूरिनरी एक्सक्रीशन के अंदर आता है। ठीक है। यहाँ से बहुत सी चीजें ऐसी हैं फिल्टर होने के बाद रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो यहाँ पे कैपिलरी से आती है, इधर रीएब्जॉर्ब होती है। तो पहले फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन भी होती है और फिर सिक्रीशन भी हो रही है कुछ, और फिर फाइनली एक्सक्रीट आउट बाहर भी, यूरिन बाहर की तरफ भी जा रहा है। एंजियोटेंसिन 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमें एक भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, रोल ऑफ एंजियोटेंसिन इन मेंटेनिंग आर्टीरियल प्रेशर डिस्पाइट वाइड वेरिएशन इन सॉल्ट इनटेक। अब यहाँ पर भी देखिए एंजियोटेंसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आर्टियल प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, डिस्पाइट कि सॉल्ट इनटेक में बहुत ज्यादा चेंज है। अगर इंक्रीज सॉल्ट इनटेक है किसी सब्जेक्ट का, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम हो जाएगा। जाहिर है जो बंदा सॉल्ट ज्यादा लेता है ना, वो पानी भी ज्यादा ले रहा होता है। ठीक है, तो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। और अगर किसी ने सॉल्ट ज्यादा ले लिया है तो इंट्रा सेलुलर से पानी भागता हुआ आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में चला जाएगा। ठीक है। और उसकी वजह से हुआ क्या, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, ज्यादा सॉल्ट ज्यादा लिया। तो हम जो ब्लड प्रेशर के मरीजों को कहते हैं जनाब सॉल्ट कम लिया करें, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्यों मना करते हैं जनाब, वो ये सीन है। इंक्रीज सॉल्ट इनटेक, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। कैसे बढ़ा, इंट्रा भी अपना पानी इसमें डाल देगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में क्या आता है, प्लाज्मा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो व्हाट इज दिस प्लाज्मा, प्लाज्मा इज ब्लड। और हम ये क्या देख रहे हैं, आर्टीरियल प्रेशर देख रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से हुआ क्या कि डिक्रीज रेनिन एंड एंजियोटेंसिन की, तो वो तो उस वक्त सेंस करते हैं, उठते उस वक्त करते हैं जब जो है वो प्रेशर्स कम होते हैं। डिक्रीज रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, रिटर्न ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ऑलमोस्ट टू नॉर्मल। होता क्या है कि ये अब इसको रिटेन नहीं करेगा, क्योंकि रिटेन कब करना था सॉल्ट एंड वाटर को, जब भी रेनिन और एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन ज्यादा होते हैं तो सारी चीजें रिटेन होती है। लेकिन जब ये खुद कम है तो ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म ये क्या काम कर रहा है कि जनाब अगर इसने सॉल्ट ज्यादा ले लिया है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है, इंक्रीज इसका ब्लड प्रेशर हो गया है, तो ये सारी चीजें रेनिन, एंजियोटेंसिन और उसके बाद एल्डोस्टेरोन कम हो जाएंगे। रीनल एक्सक्रीशन जो है वो भी जो रिटेंशन है वो कम हो जाएगी। और फौरी तौर पे किडनी जो वो नाइट्रोयूरेसिस करेगी, डाययूरेसिस करेगी, रिटर्न ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ऑलमोस्ट टू नॉर्मल एंड रिटर्न ऑफ आर्टिरियल प्रेशर ऑलमोस्ट टू नॉर्मल। ठीक हो गया। ये जो किडनी का इसमें काम था ना, इसे हम कहते हैं इसने नेगेटिव फीडबैक का काम किया है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्या काम करता है कि अगर कोई भी चेंज आया, इनिशियल चेंज आ गया है, तो वो इनिशियल चेंज के बाद ऐसे कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हों कि वो इनिशियल चेंज को वो इनहिबिट कर दे और बैक टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाए। तो हमने डिस्कस किया, डाययूरेसिस भी हो गई और नाइट्रोयूरेसिस भी हो गई। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, increase in cardiac output, increase in arterial pressure, increase excretion of fluid by the kidneys, pressure diuresis, pressure natriuresis and arterial pressure will become normal. ठीक है, यहाँ पे भी आर्टीरियल प्रेशर, यूरिनरी आउटपुट और कार्डियक आउटपुट को दिखाया गया है। ठीक है, ये मिनट्स के अंदर। अगर तो किसी सब्जेक्ट को इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जो ये सारी चीजें ज्यादा है, और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है, ये एक एक्सपेरिमेंटल डॉग में किया गया, हुज नर्वस प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म हैज बीन ब्लॉक्ड। ठीक है, वो ब्लॉक किए गए एंड ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके आर्टीरियल प्रेशर को देखा है और फिर उसको कोई इन्फ्यूजन दिया गया दोबारा सोडियम का और उसका वाटर का, तो फिर उसका जो वो प्रेशर इंक्रीज हो गए, यूरिनरी आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। इनटेक और आउटपुट को देखें अगर हम, और आर्टीरियल प्रेशर को देखें। ठीक है, इनटेक और आउटपुट जो है, आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो हम देखते हैं कि जनाब अगर जो आर्टीरियल प्रेशर है वो 100 और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर डायस्टोलिक को हम देखते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं किसी सब्जेक्ट का सॉल्ट एंड वाटर इंटेक ज्यादा कर देते हैं तो रीनल आउटपुट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि यहाँ तक तो नॉर्मल सिस्टम रहेगा, लेकिन वंस द वाटर एंड सॉल्ट इंटेक इज इंक्रीज, द रीनल आउटपुट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज इंक्रीज। ठीक है, जैसा हमने पहले बताया था। Determinants of the long-term arterial pressure control: the degree of the renal output of water and salt, diuresis and natriuresis, and the level of water and salt intake एक सब्जेक्ट ले कितना रहा है। ठीक है,
अगर किसी सब्जेक्ट का लॉन्ग टर्म मीन आर्टियल प्रेशर विल चेंज इफ एनी ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स चेंज। अगर आपने देखा तो सब्जेक्ट का सॉल्ट एंड वाटर का इनटेक में चेंज आया, रीनल आउटपुट में सॉल्ट एंड वाटर में चेंज आया, तो उसके लॉन्ग टर्म आर्टियल प्रेशर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। रोल ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम इन आर्टियल प्रेशर रेगुलेशन, इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज वीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर वो भी ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज वीनस रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो गया। अब इसने क्या काम किया, अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो गया, इसने क्या किया, ऑटो रेगुलेशन की, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसको इंक्रीज करा दिया, और फिर बकाया उसने क्या काम किया कि जो आर्टीरियल प्रेशर उसको बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लेके आया। तो आर्टीरियल प्रेशर की रेगुलेशन इनिशियली तो खुद बॉडी के मैकेनिज्म्स खुद काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहा है, एक्यूट टर्म भी जो है वो ब्लड फ्लो भी ये काम कर रहा है, ठीक है, बैरोरिसेप्टर्स भी ये काम कर रहे हैं, हर चीज ये कर रहा है कि आइदर द ब्लड प्रेशर इज राइज और ब्लड प्रेशर इज लेस। ये सारे मैकेनिज्म मिलके काम करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से कि ब्लड प्रेशर को टूवर्ड्स नॉर्मल लेके आया जा सके, ठीक है। एक्सेस सॉल्ट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में अगर आ जाए तो ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। और वहां से हाइपोथैलेमिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी स्टिमुलेशन होगी, वो एडीएच को रिलीज करेगा, किडनी ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करेगी एंड डैमेजिंग द यूरिन आउटपुट। वो कहेगी कि जनाब ईसीएफ में ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो हम यूरिन को बाहर कहाँ से भेजें, तो उसने क्या करना होता है, बेसिकली इंक्रीज करना होता है ईसीएफ का वॉल्यूम ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सके। और ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कब होती है, जब भी वाटर लॉस होता है तब। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पीपल विद अ नॉर्मल किडनी फंक्शन हैव नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर डिस्पाइट द वाइड वैरायटी ऑफ सॉल्ट इनटेक। कुछ लोग होते हैं सॉल्ट इनसेंसिटिव होते हैं, कुछ होते हैं सॉल्ट सेंसिटिव लोग भी होते हैं। जिन लोगों का नॉर्मल किडनी फंक्शन होता है, नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर है, चाहे वो कितना मर्जी वैरायटी ऑफ रेंज उसमें वाइड वेरिएशन कर लें सॉल्ट इनटेक में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सॉल्ट इनसेंसिटिव होते हैं। लेकिन क्या होता है कि किडनी तो नॉर्मल है, तो इसीलिए वो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। व्हेन द पर्सन इज विद द किडनी डैमेज, उसका जो किडनी डैमेज है, फंक्शन शोज मार्क्ड राइज इन आर्टीरियल प्रेशर व्हेन द सॉल्ट इनटेक इज इंक्रीज्ड, ठीक है। वंस किसी सब्जेक्ट की किडनी डैमेज हो ही चुकी है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली सॉल्ट इनटेक लिया जाएगा तो किडनी बाद में भी डैमेज हो सकती है। तो इनिशियली द सब्जेक्ट आर सॉल्ट इनसेंसिटिव, व्हेन दिस सॉल्ट इनटेक इज कंटिन्यू इट मे लीड्स टू डैमेज द किडनी फंक्शंस, और उसके बाद फाइनली उसका आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा जब भी वो सॉल्ट को ज्यादा करता रहेगा। If the kidney are working normally, increased salt intake will not cause significant rise in arterial pressure. ठीक है, किडनी अगर नॉर्मल है तो इंक्रीज सॉल्ट इनटेक फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं करेगी, ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं करेगी। बट द डैमेज टू द किडनी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या सर्जिकली रिमूव होगी किडनी की, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन हो जाए, माइल्ड इंक्रीज सॉल्ट इनटेक ये लोग करेंगे ना, थोड़ा सा भी ज्यादा लेंगे तो आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और टू गेट रिड ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर तो फौरन किडनी इसको एक्सक्रीट आउट करती रहेगी। अगर नॉर्मल किडनी है, कोई फंक्शन उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर किडनी फौरी तौर पे कोशिश करती है, आर्टीरियल प्रेशर अगर उसका ज्यादा हो गया, कि जी नेफ्रोयूरेसिस करो और डाययूरेसिस करो। ये भी बिल्कुल वही चीज है। अच्छा जी, रैपिडली एक्टिंग प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म्स दैट एक्ट विद इन सेकेंड्स और मिनट्स कौन कौन से हैं जनाब? बैरोरिसेप्टर फीडबैक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक, कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म्स, ये फौरन विद इन सेकेंड्स और मिनट्स में काम करते हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर कंट्रोल्स कौन कौन से हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन है ऑफ द वेस्कुलेचर और कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट है। हम स्ट्रेस एंजियोटेंसिन को हम पढ़ चुके हैं, हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन को भी देखते हैं। Stress relaxation में when the pressure in the blood vessels becomes too high, that becomes stretch and keeps stretching more and more for minutes and hours. As a result, the pressure in the vessels falls towards normal. होता क्या है कि जब भी प्रेशर ब्लड वेसल्स में ज्यादा हो जाने का, बहुत ज्यादा, तो वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं। वो स्ट्रेच होने के बाद वेसोडाइलेटर्स रिलीज करती हैं स्ट्रेच, ठीक है। अगर ये बहुत मिनट्स और आवर्स तक रहे तो ये ब्लड प्रेशर वापस टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। तो कंटिन्यू स्ट्रेचिंग जो वेसल्स की है ना, उसे कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, कैन सर्व एज इंटरमीडिएट टर्म प्रेशर बफर्स, ठीक है। कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, shift of fluid through the tissue capillary
वॉल्स इन एंड आउट ऑफ द सर्कुलेशन टू रीएडजस्ट। अब कैपिलरी का काम क्या है कि या तो वो फ्लूइड अपनी तरफ इनवर्ड मूव करवा रही है या आउटवर्ड मूव करवा रही है, बेसिकली वो रीएडजस्ट कर रही होती है ब्लड वॉल्यूम को कितना नीडेड है इस वक्त, ठीक है। इफ प्रेशर इज ग्रेट fluid will move out of the capillaries, if the pressure is less fluid will move into the capillaries, ठीक है। ये भी एक जो है वो इंटरमीडिएट प्रेशर कंट्रोल। रैपिड एक्टिंग में कौन से हैं? बैरोरिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्कीमिक, कीमोरिसेप्टर्स। और उसके बाद इंटरमीडिएट में कौन से आ जाते हैं? रेनिन, एंजियोटेंसिन, वेसोकंस्ट्रक्टर। स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी आ गया, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट भी आ गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि टेक्स डेज एंड आवर्स। इंटरमीडिएट के साथ साथ एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है वो कुछ दिन भी और कुछ घंटे भी में भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। यहाँ पे एक हमें दिखाया गया है कि टाइम आफ्टर सडन चेंज इन ब्लड प्रेशर, तो पहले स्ट्रेस रिलैक्सेशन आ गई, बैरोरिसेप्टर ने काम किया, कीमोरिसेप्टर आया, पीसीएन इस्केमिक रिस्पांस भी आ गया था, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट भी आ गया, उसके बाद रीनल ब्लड वॉल्यूम प्रेशर, ये सारे जो मैकेनिज्म्स है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज हाइपरटेंशन? एक्चुअली द मीन आर्टीरियल प्रेशर ग्रेटर देन 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, नॉर्मल इज अबाउट 90 मिलीमीटर, इज कंसीडर्ड टू बी हाइपरटेंसिव, ठीक है। Diastolic blood pressure is greater than 90 millimeter of mercury and the systolic blood pressure is greater than 135 millimeter of mercury. The subject is termed or designated as hypertensive patient. ठीक है। Arterial pressure, peripheral, total peripheral resistance, cardiac output, ये डेज के हिसाब से बताया गया। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम के किस तरह से जो है वो अगर आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है तो इन चीजों में चेंज आना शुरू हो जाती है। इनिशियल चेंज, वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन। इनिशियल चेंज क्या आती है? किसी का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया है, एडिमा देखा होगा आपने अक्सर। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज। लेट में क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ईसीएफ ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा बाद में। हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सेकेंडरी टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। सो राइज इन आर्टरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड होता है, लोडिंग होती है, इनिशियली कार्डियक आउटपुट ज्यादा हुआ, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा, फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। लेट में फिर क्योंकि ये चीजें बढ़ चुकी थी तो अब आर्टीरियल प्रेशर जो वो कार्डियक आउटपुट की वजह से ये बढ़ा ही रहता है। वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन में देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी हो किसकी, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसप्लांटेड किडनी, ठीक है। और प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा तो सोडियम की तो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कंडीशन इज फर्दर एग्रीवेटेड व्हेन द सॉल्ट इनटेक इज इंक्रीज्ड, ठीक है। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म राइज इन आर्टीरियल प्रेशर डैमेजेस किडनी, ठीक है, एंड इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम फॉलोड बाय इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो ये सारी जो वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? कार्डियक आउटपुट ज्यादा हुआ, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हुआ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, ईसीएफ वॉल्यूम जो है वो पहले जो है वो कार्डियक आउटपुट की वजह से पहले नॉर्मल रहा, फिर ये सारी चीजें बढ़ना शुरू हो गई। आइदर वो ट्रांसप्लांटेड बंदा हो, जिसे ट्रांसप्लांट हुआ हो, एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से हो, सॉल्ट एंड वाटर ज्यादा हुआ, और फाइनली इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म क्रॉनिकली अगर आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हो तो किडनीज डैमेज कर देती हैं, ठीक है। लेटर ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट बिकम्स नॉर्मल, आर्टीरियल प्रेशर परसिस्ट। होता क्या है कि सारी चीजें बाद में एडजस्ट कर जाती है लेकिन आर्टीरियल प्रेशर ठीक नहीं होता। कार्डियक आउटपुट भी अपनी जगह पर आ जाएगा, सारा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि किडनी डैमेज हो चुका है उन सब्जेक्ट्स का ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा ही रहेगा। अगर ट्यूमर हो ना, रेनिन सीक्रेटिंग जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स का, जेजे सेल्स का, या कंस्ट्रिक्टिंग आर्टरीज थ्रू आउट द एंटायर बॉडी हो, या जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ा, यहाँ पे आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एंड देन कॉजिंग किडनी टू रिटेन मोर सॉल्ट एंड वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ डेज। किसी सब्जेक्ट का ट्यूमर है और वो कंटिन्यू, ट्यूमर का काम होता है कि वो कंटिन्यू सिक्रीशंस प्रोवाइड कर रहा होता है, ज्यादा दे रहा होता है, ये भी हाइपरटेंशन कॉज करेगा। एक टर्म होती है वन किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन। अगर किसी सब्जेक्ट की एक किडनी को रिमूव कर दिया गया हो तो फौरी तौर पे क्या हो जाएगा कि और एक उसकी जो दूसरी किडनी हो उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो, एक दूसरी किडनी को भी रोक दिया गया, उसकी तरफ आर्टीरियल प्रेशर ना जा रहा हो, तो इमीडिएट इफेक्ट ग्रेटली रिड्यूस प्रेशर इन द रीनल आर्टरी बियॉन्ड द कंस्ट्रिक्टर। विदिन सेकेंड एंड मिनट्स में सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर बिगिन टू राइज फॉर द सेवरल डेज। काफी दिनों तक उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। एक किडनी निकाल दिए, दूसरी किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिस्टेमिक आर्टरी प्रेशर रीचेस
इट्स न्यू स्टेबल लेवल कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है। एंड रीनल आर्टियल प्रेशर विल बी रिटर्न ऑलमोस्ट ऑल द बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। पहले बहुत बढ़ जाएगा, फिर वो कोशिश करेगा कि अपने आप को न्यू स्टेबल प्रेशर के ऊपर लेके जाए। द सेकंड राइज इन आर्टियल प्रेशर इज कॉज्ड बाय रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय द कंस्ट्रिक्टेड किडनी। एक किडनी को जो कंस्ट्रिक्ट किया था तो वो क्या करेगी, सोडियम क्लोराइड नहीं मिलेगा ना मैक्यूला डेंसा को, तो वो फौरन रेनिन एंजियोटेंसिन सारी चीजों को बढ़ाना शुरू कर देगा। पहली वजह से जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ वो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हुआ, और फिर दूसरा किसकी वजह से हुआ, स्टिमुलेट हो गया एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, टू किडनी गोल ब्लैडर हाइपरटेंशन भी होता है। हाइपरटेंशन आल्सो कैन रिजल्ट व्हेन द artery to the only one kidney is constricted while the other kidney is normal. Constricted kidney secrete क्या करती है, रेनिन। रेनिन कब secrete होती है, जब किडनी को सोडियम नहीं मिल रहा होता, उसको मैक्यूला डेंसा को, वो सोडियम को रिटेन करवा रही होती है। जब वो बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड रिटेन होगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन 2 ये सारे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि उस किडनी को तो नहीं मिला ना मैक्यूला डेंसा को, तो उसने रेनिन रिलीज किया, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज किया, एल्डोस्टेरोन को रिलीज किया, और फाइनली उसकी वजह से क्या हुआ कि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, विच इज कॉल्ड एज टू किडनी गोल ब्लैडर हाइपरटेंशन। पैची इस्केमिक किडनीज, ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनकी किडनी डिजीज होती है, दोनों किडनीज डिजीज होती हैं, ठीक है। डिजीज किडनी की वजह से रेनिन रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ, और फाइनली ये भी हाइपरटेंशन कॉज करता है, स्पेशली इन ओल्डर पर्संस, ठीक है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा भी कॉम्बिनेशन है वॉल्यूम लोडिंग की और वेजो कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। इसमें होता है क्या है कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर। ये छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उनमें से फ्यू थाउजेंड्स में से एक छोटा बच्चा ऐसे होता है जिनके अंदर ब्लॉकेज होती है एओर्टा की या कंस्ट्रक्शन होती है। अब होता है क्या, ब्लड फ्लो जो होता है ना लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन हो गई, वो मल्टीपल छोटी छोटी सी कोलेटरल आर्टरीज बन जाती हैं और वो उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है लोअर पार्ट को। और अपर पार्ट जो होता है उस सब्जेक्ट का बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट, वहां पे वेस्कुलर रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोआक्टेशन है। कोआक्टेशन का मतलब है कंस्ट्रिक्शन है, ब्लॉकेज है, वो नीचे सप्लाई नहीं हो रहा ब्लड, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस आर्टेरियल प्रेशर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मे बी 40-50% हायर देन दैट इन द लोअर बॉडी। तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, लोअर पार्ट में कम होता है। In both the high pressure areas and the low pressure areas, the local blood flow is controlled almost exactly in accord with the need of the tissue and not in accord with the level of the pressure. अब जिन subjects को coarctation of aorta होता है ना, तो tissues को तो blood flow तो चाहिए होता है, चाहे कि नीचे ऊपर pressure ज्यादा है, नीचे pressure कम है, लेकिन tissues को हमेशा उतना ही pressure, उतना ही load दिया जाता है जितना tissue की जरूरत होती है। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी एक कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट खवातीनें होती हैं उनमें हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है एक्सपेक्टेंट मदर्स के अंदर, ठीक है। जब वो बेबी डिलीवर हो जाता है तो उनकी जो है वो ये हाइपरटेंशन खत्म हो जाता है। ये हो क्यों रहा है? इस्कीमिया हो जाता है प्लेसेंटा का, ठीक है। रिलीज ऑफ प्लेसेंटल टॉक्सिक फैक्टर्स, कुछ प्लेसेंटास ऐसे होते हैं, बड़े कम लोगों में ही होती है, फीमेल्स में ये, वो टॉक्सिक फैक्टर्स रिलीज करता है। वो टॉक्सिक फैक्टर्स प्लेसेंटा का इस्कीमिया कर देता है एंड कॉजेस डिसफंक्शन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। अब एंडोथेलियल डिसफंक्शन जब होगा तो डिक्रीज रिलीज हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड का एंड अदर वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस, और होगा क्या, ये वेजो कंस्ट्रक्शन का। कल हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, रिलैक्सिंग करता है, लेकिन क्योंकि ये तो है ही कम, क्योंकि एंडोथेलियल डिस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या होगा, हर जगह पे वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, डिक्रीज रेट ऑफ फ्लूइड फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुला टू द किडनीज, impaired renal fluid natriuresis and development of hypertension। ऐसी खवातीनों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। एक जेनेटिक कॉजेज भी होती है हाइपरटेंशन की, इसका मतलब है जिसे मोनोजेनिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये वजह इसकी ये है कि म्यूटेशन हो जाती है किसी भी सिंगल जीन के अंदर, और दिस कैन कॉज एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड फाइनली इंक्रीज सिंथेसिस और एक्टिविटी ऑफ द हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट द रीनल ट्यूबुलर सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। कौन कौन से? रेनिन, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन, और फाइनली ये हाइपरटेंशन कॉज करेंगे। एक न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन भी होता है। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन में हम देखते हैं व्हेन अ पर्सन बिकम एक्साइटेड, किसी रीजन की वजह से एंजाइटी हो जाए, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्सेसिवली स्टिमुलेट हो जाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है एवरीवेयर इन द बॉडी एंड एक्यूट हाइपरटेंशन इंस्यूज। या आप कह लीजिए एग्जाम से पहले पहले, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले पहले, तो ये न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन होता है। अच्छा जी, प्राइमरी हाइपरटेंशन।
वेट गेन की वजह से, सेडेंटरी लाइफ की वजह से, और उसकी कोई अननोन रीजंस भी हो सकती हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन पढ़ चुके हैं। रीनल प्रेशर नाट्रोयूरेसिस मैकेनिज्म उसमें इंपेयर हो जाए। अब देखो ना, सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी अगर बढ़ जाए, ओवरवेट पेशेंट्स में हो सकती है। एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए, किस वजह से हो सकता है? ये सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। हम न्यूरोजेनिक की बात कर रहे हैं। रीनल प्रेशर नाट्रोयूरेसिस मैकेनिज्म जो है वो खराब हो जाए, इंपेयर्ड हो जाए, तो ज्यादा अमाउंट में जो है वो सोडियम एंड वाटर वो क्या हो जाएगा, रिटेन होगा, ठीक है। एंड किडनी विल नॉट एक्सक्रीट एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर अनलेस आर्टरियल प्रेशर इज हाई और अनलेस द किडनी फंक्शन इज समहाउ इम्प्रूव। तो ये सारे काम जो है ये उसके साथ खराब होते जाएंगे व्हेन सब्जेक्ट इज ओबीज, सब्जेक्ट इज टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, चलता फिरता ना हो, वॉक करना चाहिए वैसे। अच्छा, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन? जिसकी वजह क्या थी? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, कुछ वेजोडाइलेटर ड्रग्स लेनी चाहिए ताकि रीनल ब्लड फ्लो बेहतर हो, कुछ नेट्रीयूरेटिक ड्रग्स होनी चाहिए, कुछ डाययूरेटिक ड्रग्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी भी ड्रग्स होनी चाहिए जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करें। ओके जी, होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। हम इंशाल्लाह, मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। अल्लाह हाफिज।